हाय नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका 5000 क्वेश्चन सीरीज में। और ये सीरीज नेट जेआरएफ के लिए तो है ही है, और जितने भी लोग ज्योग्राफी में भी जनरल स्टडी की तैयारी यूपीएससी पीसीएस के लिए कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से 5000 का कार्यक्रम। और जो भी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विलय के बाद बांग्लादेश में मेघना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गंगा जब ब्रह्मपुत्र के विलय के बाद बांग्लादेश में मेघना के रूप में ये जाना जाता है। जरा एक मैप को यहाँ देखिए, ये वाला जो पार्ट्स है ना मेघना, ये चला गया बांग्लादेश। तो ये कंबाइंड जो फ्लो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम मेघना कहते हैं। तो मेघना एक नदी भी है जो किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हालांकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाता है तो यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। समझ गए, पद्मा कहते हैं इसको। लेकिन जब आगे बढ़ता है तो मेघना जब मिलता है तो मेघना के नाम से कंबाइंड फ्लो जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विलय के बाद बांग्लादेश में मेघना के रूप में जाना जाता है और इंडिया में उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, इनके द्वारा बनाया गया डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा तो आप कहते ही हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पौधे से लिया गया है। सुंदरी पौधे यानी तीसरा स्टेटमेंट्स, ये भी सही है। क्योंकि सुंदरी हमने आपको बताया था, सुंदरी क्या है, एक तरह का मैंग्रोव प्लांट है। उसके फीचर्स के बारे में भी बताया था कि ये जो सुंदरी प्लांट्स है ये कोस्टल रीजन में होता है। इसको गरान वनस्पति भी कहते हैं और इसमें एक स्पेशल टाइप का रूट डेवलप्ड होता है जिसको हम निमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं। इस निमैटोफोर्स रूट्स का काम है कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन के लिए ये मिट्टी के ऊपर अपनी जड़ों को निकाल देता है ताकि एरिएशन होता रहे। अब कोस्टल रीजन में तो गाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉइल में छिद्र नहीं होता, पोर्स नहीं होता, तो रिस्पिरेशंस में मदद करता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स एक तरह से आप सही मान सकते हैं। कुछ लोग एक पे डाउट करते हैं कि मेघना नहीं पद्मा होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश में आप देखेंगे जब ये कंबाइंड फ्लो बनता है तो इंडिया में पद्मा हो जाता है, बांग्लादेश में मेघना मिलती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत नहीं कर सकते। तो ऊपर के सारे स्टेटमेंट्स सही हैं इस मैप को अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से। तो उसके बाद क्वेश्चन देखिए, नदी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसके फॉर्मेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस तरह से है। विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर लैगून बनाती है। ठीक है, विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काट के लैगून बनाती है। विसर्प रिवर कट्स थ्रू द फ्लडेड एरिया टू फॉर्म लैगून। यहां पे हम आपको बता दें लैगून कैसे बनता है। ये जो लैगून है ये कोस्टल रीजन में बनाया जाता है, न कि स्थलीय क्षेत्रों में बनता है। इसलिए याद रखिएगा, यहां पे लैगून की जगह पे अगर गोखुर झील होता, नाम सुना होगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है, स्पिट और रोधिका तटीय क्षेत्रों में गोखुर झील बनाती है। स्पिट आप जानते हैं और रोधिका जिसको बार कहते हैं। स्पिट और रोधिका जो कोस्टल टोपोग्राफी है, जैसे समुद्री लहरों द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों को जब आप देखेंगे तो कोस्टल रीजन में स्पिट का निर्माण होता है। रोध, रोधिका, बार्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जहां उनका निर्माण ये होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जैसे इस मैप को देखिए, यहाँ पे जो स्पिट्स निकले हुए हैं ये देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे जो बन रहा है, ये यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड लैगून लेक। जैसे चिल्का लेक, जैसे वेम्बानाद लेक, ये सब क्या है, एक लैगून लेक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालय रीजन। तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सिर्फ सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है ओजोन से संबंधित, और ओजोन आप जानते हैं क्या है,
तो दो तरह के ओजोन हमने आपको बताए थे, एक बैड ओजोन, एक गुड ओजोन। बैड ओजोन क्षोभ मंडल में बनता है, ट्रोपोस्फेयर में, और गुड ओजोन बनता है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे जो ओजोन की बात कर रहा है ये गुड ओजोन की बात कर रहा है। तो ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के बीच होता है। यह स्टेटमेंट यहां गलत है। यह होता कितने के बीच है? तो याद रखिएगा 20 से 30 किलोमीटर, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ना, यह समताप मंडल है। स्ट्रेटोस्फेयर में यह डेवलप्ड होता है। 80 किलोमीटर चला जाएगा तो यह मध्य मंडल का क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन लेयर अगर हट जाए तो हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेज सन के द्वारा जो बहुत शॉर्टेस्ट वेव होता है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये नहीं रहे तो पृथ्वी के करीब आ जाएगा और हमारी त्वचा को जला सकता है, कैंसर पैदा कर सकता है। तो इससे हमारी रक्षा तो करता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यह भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का मेजर सोर्स प्लांट है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन निग्लिजिबल मात्रा में। अब उस ऑक्सीजन का यूज आप नहीं कर सकते हैं, मानव नहीं कर सकता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी, समझ गए? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां देख रहे हैं आप स्ट्रेटोस्फेयर, यहां पे ये ओजोन लेयर होता है, याद रखिएगा। तो ओजोन अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ओजोन है, समझ गए? ये 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहां पे होता है, समझ गए? तो ओजोन लेयर यहां पे, ये वाला पार्ट्स ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई औसतन 13 किलोमीटर होती है एनसीईआरटी के अनुसार। इसकी ऊंचाई ध्रुव पे सबसे अधिक होती है, ये गलत है। सबसे कम होती है, क्योंकि ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई क्या होगी? 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई इक्वेटर पे लगभग मैक्सिमम जाती है 18 किलोमीटर तक, समझ गए? लगभग आधी ध्रुवों पे होती है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि यहां पे ऊंचाई डिसाइड किया जाता है टेम्परेचर, जहां होगा ज्यादा वहीं इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, बादल की ऊंचाई बढ़ती है, और वही डिसाइड करता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। इस स्तर में मौसम में परिवर्तन होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 1 और 3 स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया, 1, समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसोलेशन का क्वेश्चन है। सूर्याताप यानी सूर्य से जो मिलने वाली हमारी एनर्जी है उससे संबंधित है। इसको समझिए। सूर्यातप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है? सूर्यातप का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा से है। बिल्कुल सही है। जो सूर्यातप या इंसोलेशन कहते हैं, ये पृथ्वी से जो एनर्जी आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, उसी को संबंध करता है और उसी से संबंधित है, समझ गए ना? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूरज के प्रकाश की मात्रा वर्ष भर एक समान रहती है। बिल्कुल, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य के प्रकाश की जो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। देखिए, पृथ्वी को जो सूरज की मात्रा मिलती है वो हर जगह डिफरेंस होता है, लेकिन टोटल अमाउंट्स, अगर साल भर मैं कहूं कि पृथ्वी को इतनी एनर्जी मिलती है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, तो वो तो फिक्स है, समझ रहे हैं ना? वो तो फिक्स है। हाँ, धरातल पे हर जगह समान नहीं मिलती। द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। तो पृथ्वी को तो समान मिल रही है। इसमें आपको कंफ्यूजन इस लाइन में हो सकता है। एक स्टेटमेंट ये हो सकता है कि पृथ्वी में सभी जगह सूर्य की रोशनी समान मात्रा में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये सही होगा, क्योंकि जो पृथ्वी को सनलाइट मिल रही है थ्रू आउट द ईयर तो सेम ही है।
ऐसा तो है नहीं कि सूरज ज्यादा रोशनी छोड़ रहा है, कम रोशनी छोड़ रहा है और पृथ्वी को कम प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये धरातल के स्वरूप के अनुसार अलग अलग है, तो धरातलीय स्वरूप होता तो क्या होता, हो जाता। तो दोनों ही सही है, एक और दो दोनों ही सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सोलर रेडिएशन को लेकर। सोलर रेडिएशन से क्या समझते हैं, सोलर रेडिएशंस क्या होता है, और सोलर रेडिएशंस में लघु तरंगें आती हैं, शॉर्ट वेव्स आता है या लॉन्ग वेव्स आता है। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण लंबी तरंगों के रूप में होता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण लंबी तरंगों के रूप में होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है या रॉन्ग है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं जो सोलर रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेव्स में होता है। नियम इसका है कि अगर किसी का टेम्परेचर, जैसे सूर्य का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो शॉर्ट वेव्स में होती है, लघु तरंगों में होती है, याद रखिएगा। और यही एनर्जी अगर पृथ्वी से टकराकर वापस जाती है तो पृथ्वी के सतह की एनर्जी जो है 15 डिग्री है, तो ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दीर्घ तरंगों में। नियम है कि सतह अगर ज्यादा गर्म होगा तो लघु तरंग, सतह अगर कम ठंडा होगा तो लंबी तरंगे। तो यह स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी स्वयं गर्म होकर एक विकिरण पिंड के रूप में बन जाती है और वातावरण में लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये यहां पे लघु तरंग दे रहा है, जबकि यहां पे क्या होगा, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंग होगा, दीर्घ तरंगों के रूप में। ठीक है, दीर्घ तरंगों के रूप में, समझ गए ना, दीर्घ तरंगों के रूप में। तो यहां डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ना तो एक और ना तो दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, इसको देखिए, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। Consider the statement related to inversion of temperature। सबसे पहले तापमान के व्युत्क्रमण क्या होते हैं इसको समझना पड़ेगा। देखिए, सतह से नीचे से ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो तापमान प्रति 1000 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नीचे से ऊपर जाने से अगर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे, तापमान का उल्टा हो जाना या तापमान का व्युत्क्रमण हो जाना। तो कहां होगा यह तापमान का व्युत्क्रमण, तो बहुत जगहों पे होता है। उसमें से एक दशा ये है, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्रुव पे आप चले जाइए तो बर्फ जमा होता है, हो सकता है -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सतह का। उसके ऊपर जो एयर या वायु राशि है हो सकता है कि उसकी तुलना में गर्म हो जाए, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो वायु राशि उसकी तुलना में गर्म होगा, तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वर्ष भर होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पवन अपवाह के कारण उत्पन्न होता है। जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे तो एक खास प्रकार की हवा जो चलती है वो ऊपर से नीचे घाटी की तरफ चलती है। घाटी में रात में आप देखेंगे कि एयर के कारण, डिसेंडिंग ऑफ एयर के कारण, हवा के उतरने के कारण फ्रिक्शन होता है, हवा ऊपर से नीचे आएगी तो यहां गर्म कर देती है घाटी को, लेकिन ये सतह ठंडा होता है। तो रात में नीचे से ऊपर की तरफ आप घाटी में जाएंगे तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, वो भी रात में। ठीक है, घाटियों में। तो यही चीज ये कह रहा है। तो ये खास करके माउंटेनस विंड के कारण होता है, पवन के अपवाह के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है बिल्कुल। यह पौधे को पाले से बचाता है, बिल्कुल सही है। अगर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा तो सतह अगर ठंडा है और ऊपर अगर वायु राशि गर्म है तो इसका मतलब पाला को जल्दी गिरने नहीं देगा। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट्स आपका ये सही है, ऊपर के सभी स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसको देखिए।
पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न केंद्रापसारक बल के प्रभाव से वायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नीचे उतरती है, जिससे कोशिका के स्थान पे 3 कोशिका का विकसित हो जाना है। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट का ये क्वेश्चन है, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तो यहां पे मैं आपको फिगर थोड़ा दिखा देता हूं, इसको आप देख सकते हैं। हम्म हम्म यहाँ पे इमेज नहीं है, कोई बात नहीं है, ये इमेज को लेते हैं। देखिए, यहां पे मैं एक चीज आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो पार्ट है ना, यहां से हवा यहां से ऊपर उठती है, फिर नीचे उतर जाती है। यहां से हवा ऊपर उठती है, फिर नीचे यहां उतर जाती है। यहां से हवा ऊपर उठती है और फिर यहां नीचे उतर जाती है। तो 3 सेल का निर्माण होता है, और ये सेल आप जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेडले सेल। याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको, हेडले सेल। एक टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट एक चैप्टर है, इसको कहेंगे फेरल सेल, और इसको कहते हैं पोलर सेल। ठीक है, उसमें आप अगर कॉन्सेप्चुअल हो के पढ़ना चाहते हैं तो उस चैप्टर को, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, सीके करण सर में। तो वहां पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। और यहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे सही है। हेडले और पोलर सेल, ये कोशिका, हेडले सेल और पोलर सेल कोशिकाओं के यांत्रिक रूप, जिसको मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है कि या तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये डेवलप्ड हो रहा है, टेम्परेचर या प्रेशर का मतलब दबाव के कारण या तापमान के कारण ये डेवलप्ड हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब है, दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज द हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन द आल्प्स माउंटेन रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। निम्न में से कौन सी स्थानीय हवा आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा कौन सी है, अब आप मुझे बताइए कौन सी हो सकती है। तो ये फॉन है, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो ये आल्प्स पर्वत याद रखिएगा। अगर इसको हम आल्प्स मानते हैं तो कई सारे देशों में ये फैला हुआ है, जैसे फ्रांस, याद रखोगा आपको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये देश में फैला हुआ है ये। अब ये जो ऊपर से नीचे हवा उतर रही है ना, ये शुष्क हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि ऊपर से जब नीचे हवा उतरती है तो गर्म हो जाती है, और यही है फॉन।
याद रखिएगा। तो फॉन क्या है? गर्म और शुष्क हवा, गर्म और शुष्क हवा। गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्हेन एयर स्टेज ओवर ए होमोजीनियस एरिया फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, हिंदी में देखते हैं, जब वायु किसी सजातीय क्षेत्र में पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो वह उस क्षेत्र के गुणों को ग्रहण कर लेती है। इस वायु को क्या कहते हैं? तो वायु राशि कहते हैं। कोई सतह अगर ठंडा है, मान लीजिए लंबे समय तक अगर एक हवा है जो वहीं पे है, संचलन उसका नहीं हो रहा है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? ठंडी हवा। अगर शुष्क क्षेत्र है तो शुष्क और ठंडी हो जाएगा, कोल्ड और ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे एयर को हम एयर मास के रूप में या वायु राशि के रूप में जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देखिए जरा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जब दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके बीच के सीमा क्षेत्र को अग्र कहा जाता है, फ्रंट कहा जाता है। देखिए, वायु राशि अगर मिलती है, दो डिफरेंट तरह की वायु राशि, और जहां मिलेगी वहां उस एरिया को फ्रंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए इधर से हवा आ रही है, एक गर्म हवा आ रही है, और इधर से ठंडी हवा आ रही है, मान लीजिए कोल्ड है, ठंडी हवा है। तो जहां ये मिल रही है ना, जहां ये मिल रही है और जहां इसका ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, इसी को हम फ्रंट कहेंगे और इसी को हम वाताग्र के नाम से भी जानते हैं, या अग्र भाग भी उसको कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसका सबसे सही जवाब है, सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इस इमेज में देख रहे हैं ना, इधर से वार्म एयर है और इधर से कोल्ड एयर है। तो वार्म एयर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और कोल्ड भारी रहने के कारण सतह पे फैलने लगती है। तो ऊपर बहुत सारे कुमुलोनिम्बस क्लाउड, जिससे बारिश होती है, वो बन जाता है, और बीच वाले क्षेत्र को फ्रंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, यहां तक तो समझ गए ना? हाँ, ठीक है, मैसेज करके बताइए आप लोग। ठीक है। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ वाटर, सतह पर गिरने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों तथा अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है? सतह पर गिरने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों तथा अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है, सतह पर गिरने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों तथा अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा चला जाता है। तो ये डाटा है, याद रखिएगा, 59% भाग है। समझ गए? ठीक है, 59% याद रखिएगा इसको। अब आइए, ये आर्द्रता से संबंधित क्वेश्चंस कह रहा है, आर्द्रता, नमी, आर्द्रता से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। ये क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक चैप्टर है एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, उसमें जाके मैंने आपको बताया हुआ है कि सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, जिसको परसेंटेज में निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता सीधे हवा के तापमान से संबंधित होता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता है। लेकिन तापमान बढ़ने से वायु में नमी धारण या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, याद रखिएगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। दूसरा है, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी एक तरह से समझिए कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वो सैचुरेशन के लेवल में आ गया, अर्थात बादल बन गया, ड्यू पॉइंट बन गया, ओश बन गया। ड्यू पॉइंट का मतलब ओशांक बिंदु में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
तीसरा स्टेटमेंट, जिस तापमान पे हवा संतृप्त होती है उसे ओशांक बिंदु कहते हैं, ये भी सही है। जैसे 100% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो ड्यू बन गया। ड्यू बनने का मतलब है उससे ज्यादा वो नमी धारण नहीं कर सकता है, सैचुरेट हो गया है, इसलिए संतृप्त वायुमंडल भी कहते हैं इसको। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसका सबसे सही जवाब है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चंस को देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, संवहनीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवहनीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो संवहनीय वर्षा होती है वो जहां टेम्परेचर सालों भर ज्यादा रहता है वहां होती है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन, इक्वाटोरियल रीजन में हो सकता है, नॉर्थ जो पार्ट है हमारा उसका जो महाद्वीप का क्षेत्र है उसके आंतरिक भाग में भी हो सकता है जहां पे अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, यह अक्सर भूमध्य रेखीय क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपीय के आंतरिक भागों में होता है। ये बिल्कुल सही है और ये याद रखिएगा, ये बहुत ही सही जवाब है। दूसरा है, गरज और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है जो थोड़े समय के लिए होती है। थंडर स्टॉर्म देखे, आप लोग देखे ही होंगे कि जब झमाझम बारिश होने लगे, आंधी चलने लगे और फिर ओले गिरने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो ये थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग कहलाता है इसको। लेकिन ये बहुत समय तक टिकता नहीं है। आमतौर पे ये जब चक्रवात आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उस समय ये घटनाएं डेवलप्ड होती हैं और बहुत क्षणिक होता है क्योंकि लो प्रेशर का क्षेत्र तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक और दो दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विली चक्रवात का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? विली विली, आप जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कई सारे होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं इसके लिए भी एक चैप्टर है, वो आप जाके देख सकते हैं। और टाइप्स ऑफ रेनफॉल में आप जाएंगे तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल में इसको हमने बताया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो विली विली क्या है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट्स होता है वहीं पे ये डेवलप्ड होता है। तो डी ऑप्शन। तो विली विली कहां का साइक्लोन है, तो ऑस्ट्रेलिया का साइक्लोन है। और बहुत सारे साइक्लोन आप जानते होंगे कौन कौन से हैं, तो टॉर्नेडो का नाम सुना होगा, यूएसए में आता है। टाइफून, ये कहां आता है, चाइना सी या जापान सी, वहां आता है। हरिकेन गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है। हरिकेन नाम सुना होगा आपने, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है। और विली विली तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और साइक्लोन अगर कहेंगे तो ये हमारे इंडियन ओशियन वाले पार्ट्स में या इंडिया के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है, समझ गए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसका सबसे सही जवाब है, डी ऑप्शन। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का वार्ड ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, हरिकेन है, यहाँ इंडियन ओशन में साइक्लोन है, यहाँ टाइफून है, और ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे दिस इज विली विली का पार्ट है, समझ गए। ये कौन सा पार्ट है, दिस इज विली विली, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल नीनो के बारे में पूछा जा रहा है। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में प्रकट होती है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये अनियमित है। हो सकता है कि 5 साल में भी आ जाए, हो सकता है 3 साल में भी आ जाए, हो सकता है 10 साल के बाद आए। एल नीनो क्या है, आप देखेंगे एल नीनो पीरू के तट पे चलने वाली एक समुद्री जलधारा या ओशियन करंट है जो गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। और मैंने आपको बताया था ओशियन करंट्स में इसको कि ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा का ही एक्सटेंशन होती है, नीचे आ जाती है और वहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसके कारण वहां मछलियां, मत्स्य पालन खराब हो जाता है और वहां पे पक्षियों के बीट करने से सीजनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तक एस्टेब्लिश हो जाती है। तो एल नीनो एक ऐसा करंट है
जो क्लाइमेटिक चेंज के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, गलत नहीं कर सकते। दूसरा है एल नीनो के परिणाम स्वरूप प्लैंकटन की मात्रा में कमी आती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, बल्कि मरने लगती है। तो याद रखिएगा, यहां पे टेम्परेचर के बढ़ने के कारण मछलियां मरने लगती हैं, उसकी संख्या कम हो जाती है। प्लैंकटन तो बात की चीज है। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो केवल एक स्टेटमेंट इसका सही होगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त करना मछलियों के बस में नहीं है। और ये दूसरी बात है कि यहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सस्टेनेबिलिटी खत्म होगी, मछलियां मर जाती हैं। समझ गए? तो ये चीजें हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट मुझे लगता है कि गलत है। अब जरा देखिए, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, ये ऐसा कह रहा है। और पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर, अपसौर का मतलब होता है, अपसौर का मतलब होता है एपोहेलियन। एपोहेलियन का मतलब होता है जब ये स्थिति होती है 4 जुलाई को और सूर्य पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है। 4 जुलाई अपसौर, अपसौर, ठीक, अपसोलर, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। अपसौर इसको लिखा गया है, अपसौर इसको कहते हैं, ठीक है, एपोहेलियन कहते हैं। और नजदीक वाला जो 3 जनवरी होता है उसको उपसौर कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऑन 3 जनवरी द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, दिस पोजिशन इज कॉल्ड उपसौर। अपसौर नहीं, ठीक है, इसको हम पेरीहिलियन कहते हैं, ठीक है, पेरीहिलियन कहते हैं और इसको उपसौर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि यहां पे थोड़ा लिखने में हो गया है, लेकिन इसको हम उपसौर लिख देते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सी स्टेटमेंट्स सही हो जाएगा। सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। किसके बारे में कह रहा है? स्टेपी जलवायु के बारे में। देखिए स्टेपी का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा स्मॉल सॉफ्ट ग्रासेस, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पृथ्वी में जहां बहुत मुलायम मुलायम घासें पाई जाती हैं, छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं, और ये पृथ्वी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। जैसे पंपास, जैसे स्टेपी, जैसे डाउन्सलैंड, जैसे प्रेरी लैंड, ये सब क्या है, महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, और वो भी पूर्वी भाग में, क्योंकि पश्चिमी भागों में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए पर्वत के ईस्ट पार्ट में, रेन शैडो वाले पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो सही है। यह जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां। इसके क्षेत्र में केवल घासें उगती हैं, बिल्कुल घास उगती हैं, इन क्षेत्र में केवल घास उगाई जाती हैं। लेकिन घास के साथ साथ आप जानते हैं ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल फील्ड होता है, जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, विस्तृत खेती। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? जहां बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहां पे तो केवल यहां घासें नहीं उगती हैं, याद रखिएगा, यहां पे एग्रीकल्चर भी होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इस हिसाब से आप कर सकते हैं, यहां केवल घासें उगती हैं। जलवायु तो ठीक है, मानो इसको बदल चुका है, दोनों स्टेटमेंट को ही मान लीजिए सही है। क्यों? क्योंकि यहां नेचुरल रूप से तो घासें ही उगती है, भले ही यहां मानो यहां पे गेहूं की खेती करता है
व्हीट एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे, इसलिए इस क्षेत्र को हम बास्केट ऑफ ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जाइए, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Gorges are very deep and narrow valleys that are formed due to the erosion of the river. घाटियां जो होती हैं बहुत गहरी और सकरी घाटियां होती है जो नदियों के कटाव के कारण बनती है। बिल्कुल सही कह रहा है। नदी अगर लगातार स्लोप पे बह रही है तो अपना तली का कटाव करती है, जिसके कारण ये खाई का निर्माण या घाटियों का या गहरी सकरी घाटियों का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही है, अपर्दन के कारण ऐसा होता है, कटाव के कारण होता है। यहाँ पे कंठ दिया हुआ है, इसको हम कैनियन कर सकते हैं। कैनियन को ये गूगल जो है कंठ कर दिया, तो गूगल जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे कैनियन है तो विस्तृत जो हो जाता है खाई या फिर आईसेप्ट वैली या गॉर्ज, तो उसको हम कैनियन के नाम से जानते हैं। ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? Which one of the following is incorrectly matched? निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है? Which one of the following is incorrectly matched? Which one of the following is incorrectly matched? ठीक है, कौन एक गलत सुमेलित है? देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या है? हुसैन सागर लेक। उड़ीसा में चिल्का लेक तो है, आप जानते हैं। केरल में वेम्बानाद लेक है। और अगर आपसे पूछा जाए हुसैन सागर लेक, तो कहाँ है हुसैन सागर लेक? वेयर इज हुसैन सागर लेक? बताइए आप लोग। ठीक है, तो हुसैन सागर ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। याद रखिएगा, कहाँ है ये? हैदराबाद में है। और आप जानते हैं कि जो हुसैन सागर लेक है, हैदराबाद अब तेलंगाना का पार्ट हो चुका है। कहाँ का पार्ट हो गया है? तेलंगाना का पार्ट। तो ये तेलंगाना इसका जवाब होगा। इसलिए केरल में है वेम्बानाद, उड़ीसा चिल्का में है, तमिलनाडु पुलिकट लेक को दोनों में ही मान सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भी मान सकते हैं, तमिलनाडु दोनों बॉर्डर पे ही है। लेकिन ए ऑप्शन होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जगह पे यहां तेलंगाना आएगा। ठीक है, हुसैन सागर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच रिवर इज द माजुली रिवर आइलैंड लोकेटेड? ये पूछा जा रहा है, इन विच रिवर इज द माजुली रिवर आइलैंड? किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप, माजुली, माजुली आपसे पूछा जा रहा है, माजुली कहां है? देखिए, माजुली क्या है? एक ऐसा द्वीप है जो नदी द्वीप है, और इसको ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आसाम वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये आसाम का सबसे छोटा जिला भी बना दिया गया है। यहां देखिए, माजुली द्वीप आपको दिखेगा, बस्तियां बसी हुई हैं, काफी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। और ये जो एरिया है, यहाँ पे आप जाके रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। तो आप जानते ही हैं 82.5 डिग्री जो है हमारा पश्चिमी देशांतर रेखा, ये कह रहा है। ठीक है, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। याद रखिएगा, यहां पे यह स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा कि ये पूर्वी देशांतर रेखा है। याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर रेखा है, समझे ना? तो पूर्वी देशांतर है, जिसके कारण ये गलत हो गया। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो इंडिया के पूरब और पश्चिम में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का।
30 डिग्री का डिफरेंस है, तो यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। समझ गए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यह स्टेटमेंट। तो दूसरा और तीसरा है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लंदन के समय से हमारा जो समय है 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह सिंपल सा क्वेश्चन है, कई सारे स्टेट में पूछे भी गए हैं और स्लेट वेट के एग्जाम में आप देखेंगे, एलटी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? तो मध्य प्रदेश में दो चीजें आप याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो सोयाबीन और पल्सेस, दालों का राज्य, ये दोनों मध्य प्रदेश ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। उसके बाद है विच कंट्रीज नेम मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा राज्य, सॉरी देश है जिसको 40 कबीलों का देश कहा जाता है? तो किर्गिस्तान, एक मध्य एशिया का देश। आप देखेंगे कई सारे देश वहां पे हैं, इस मैप पे आप देखिएगा, कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान आपको मिलेगा, उसके बगल में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, या फिर आप देखेंगे इधर चाइना, ये किर्गिस्तान का क्षेत्र है। इसको 40 कबीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कांगो नदी, और इसको जायरे नदी भी कहते हैं। जायरे में, जायरे नदी, कांगो नदी या जायरे नदी, याद रखिएगा, कांगो या जायरे के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पे आप देखिए ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऐसे ये, और बीच से आप देखेंगे यहां पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर को एक नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये 2 बार काटती है कांगो। द एंड। तो आज की जो सभा है ये यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन आप जारी रखिए हमारे साथ, भले ही क्वेश्चंस की संख्या कम हो ज्यादा हो, एक दिन मैराथन करा देंगे उसमें भी आप देख लीजिएगा, लेकिन आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। आधे घंटे पौन घंटे रहने में क्या दिक्कत है, कंप्लीट कर लिया कीजिए। और यूजीसी नेट के लिए या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो जाइएगा धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, नाइस डे।